एवरीवन, वेलकम टू जीके मास्टर विद अस। आज हम लेकर आए हैं ऋग वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक सभ्यता तथा उत्तर वैदिक सभ्यता के एमसीक्यूज। और ये हमारे टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसमें बेसिक से एडवांस तक आपके सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए गए हैं। चाहे आप 12 अक्टूबर वाला यूपीपीसीएस का प्री एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी का दे रहे हैं या एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी थी? ए गंगा, सरस्वती, यमुना या सिंधु? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सिंधु नदी। देखिए, गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है, और जो सरस्वती नदी है उसको सबसे पवित्र नदी बताया गया है ऋग वैदिक काल में, जिसको नदीत्मा नदीत्मा और इसके अलावा इसको देवत्मा आदि नाम इसको दिए गए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरुष सूक्त किस वेद में पाया जाता है? ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद या डी यजुर्वेद? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद। थर्ड क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? भूमि, सोने के आभूषण के लिए, पशु के लिए या अनाज के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निष्क होता था जो कि गले में पहने जाने वाला आभूषण था। ये भी पूछ लेते हैं कि कहाँ पहना जाता था, गले में। जैसे अभी नेकलेस पहनते हैं ना, तो नेकलेस से रिलेट करके आप इसको निष्क बोल सकते हैं, क्योंकि नेकलेस भी गले में पहना जाता है। ठीक है, तो नेकलेस से आप क्या याद कर लेंगे? आप निष्क याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सप्त सिंधु ब्रिटिश किस सभ्यता से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व वैदिक सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋग वैदिक समाज में सबसे प्रमुख पेशा क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उत्तर वैदिक काल में राष्ट्रीय यज्ञ किसके लिए किया जाता है? राज्य विस्तार, समानता, सामाजिक समानता, धार्मिक शांति या राज्य की सार्वभौमिक सिद्ध करने हेतु? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, राज्य की सार्वभौमिक सिद्ध करने हेतु किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऋग वैदिक काल में गौ शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? ऑप्शन ए है धन, मित्र, दुश्मन या अनाज। तो किसके लिए किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, धन के लिए गौ शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का सबसे प्रमुख आधार क्या बन गया? शिक्षा, जन्म, व्यापार या आय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म। उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। अगर हम यही पूर्व वैदिक काल की बात करेंगे तो इसका आंसर व्यवसाय हो जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप ध्यान रखिए कि बात उत्तर वैदिक काल से क्वेश्चन पूछा गया है या फिर ऋग वैदिक काल से पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में सभा और समिति किसे दर्शाते थे? ए राष्ट्रीय अनुष्ठान को, बी है ग्राम और जनजातीय संगठन, युद्ध संगठन या व्यापार संगठन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम और जनजातीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद किस ग्रंथ काल में लिखे गए हैं? ए पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक पूर्व या मध्यकालीन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर वैदिक काल में जन शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो जन शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो राज्य के लिए किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्व वैदिक काल में दस्यु शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? शब्द याद रखिएगा, दस्यु, दस्यु। ठीक है, तो दस्यु शब्द का प्रयोग हुआ था आपका शत्रु जाति के लिए। किसके लिए? शत्रु जाति के लिए। ठीक है, कैसे याद करेंगे? दस्यु मत, दस्यु होता है दुश्मन, दुश्मन को हम क्या बोलते हैं? शत्रु। तो इससे आप दुश्मन, दस्यु ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों का उदय कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 600 ईसा पूर्व के आसपास। 14वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अश्व का क्या महत्व है? तो अश्व का क्या महत्व है? युद्ध और वैभव का प्रतीक, कृषि का प्रतीक, शांति का या शिक्षा का प्रतीक? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अश्व माने होता है घोड़ा, और आपको मालूम है घोड़े को हम किस में लेके जाते हैं? युद्ध में लेकर जाते थे राजा लोग जो होते थे घोड़े को। तो युद्ध और वैभव का प्रतीक क्या माना गया है? ये माना गया है आपका अश्व को। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद।
क्वेश्चन नंबर 16 है, पूर्व वैदिक काल में राजा का चुनाव कैसे होता था? वंशानुगत, सभा समिति द्वारा, पुरोहित द्वारा या युद्ध द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभा समिति द्वारा। ठीक है, सभा और समिति, सभा होती थी पूर्व वैदिक काल में। सभा जो होती थी वो आम जनता के लिए होती थी, और समिति जो होती थी वो श्रेष्ठ लोगों के लिए होती थी। ठीक है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राशियों अश्वमेध यज्ञ किस वर्ग की शक्ति बढ़ी? जो वर्ग थे उनकी शक्ति बढ़ती थी राशियों अश्वमेध यज्ञ करने से उत्तर वैदिक काल में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। जो क्षत्रिय लोग थे वो राशियों यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करते थे क्योंकि वो युद्ध लड़ने के लिए जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ऋग वैदिक काल में व्रत शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? युद्ध, धार्मिक नियम, अनाज या पशु? इसमें देखो बच्चों को नहीं आता ना तो वो अनाज लगा देते कि व्रत होता है, व्रत में हम अनाज तो खाते नहीं है, तो बच्चे अनाज लगा जाते हैं, लेकिन इसका अनाज बिल्कुल भी करेक्ट आंसर नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धार्मिक नियम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर वैदिक काल में आरक्य ग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो क्या था इसका प्रमुख उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य था वनवासी ऋषियों के लिए ध्यान मनन। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूर्व वैदिक काल में अगन्या शब्द से क्या तात्पर्य? तो अगन्या शब्द से तात्पर्य था गायका। अगन्या, अगन्या का अर्थ होता था ना मारे जाने योग्य। ठीक है, क्या अर्थ होता था? ना मारे जाने योग्य। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप ना इन चीजों को भी ध्यान रखिए। जो जो मैं आपको बता रही हूँ ना वो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। ऐसे क्वेश्चन शायद ऐसी सीरीज में आपको आगे भी मिल सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है खगोल शास्त्र, ज्यामितीय, यज्ञवेदी निर्माण, कृष्णवेदी या आयुर्वेद? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ज्यामितीय और यज्ञवेदी निर्माण से शुल्ब सूत्र संबंधित है। देखिए जो एग्जाम हमारे, जैसे मैंने आपको बताया यूपीपीसीएस है या यूपीएससी है या एसआई है, तो ये थोड़े हाई लेवल के एग्जाम होते हैं, खासतौर से यूपीपीसीएस यूपीएससी। तो इस तरह के थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चंस ना आपको हर बुक में भी नहीं मिलते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सीरीज को देखा कीजिए। बहुत चुन चुन के इसमें मैंने क्वेश्चंस आपके लिए ऐड किए हुए हैं। और अगर आपको ना पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ विद आंसर आपको कहाँ मिलेगी, इस की बात मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे क्वेश्चन करिए, अपना पूरा रिवीजन करिए और अपनी तैयारी को बहुत बहुत अच्छा कीजिए। ठीक है, चलिए तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ऋग्वेद में किस धातु का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना। सोने का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। उत्तर वैदिक काल में पूर्व पांचाल किसके लिए प्रसिद्ध है? ये यज्ञ परंपरा, व्यापार, कृषि या शिक्षा के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है यज्ञ परंपरा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो स्त्रियों की जो स्थिति होती थी ना ऋग्वैदिक समाज में, तो स्त्रियों की स्थिति बहुत श्रेष्ठ थी। ऋग्वैदिक की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते थोड़ी सी गिरावट आई थी स्त्रियों की स्थिति में। तो वो थी ना सभा और समिति में भाग ले सकती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, ये इनको भाग लेने से मना कर दिया था क्योंकि इनकी जो स्थिति थी उनमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। 25 क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतमार क्या थे? मैंने अभी बताया था निष्क क्या था, सोने और सोने और चांदी की मुद्रा। नहीं, निष्क जो था वो आभूषण था, ठीक है, निष्क था आभूषण। लेकिन सतमार पूछा है, ठीक है, शतमार पूछा है तो सोने और चांदी की मुद्रा, तो शतमार चांदी की मुद्रा होती थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूर्व वैदिक काल में ऋत का क्या अर्थ है? तो ऋत का क्या अर्थ है? नियम और सत्य का, ऋण, भोजन या युद्ध? तो ऋत से ऋण मत लगा देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियम और सत्य। ऋत का अर्थ होता है नियम और सत्य। उत्तर वैदिक काल में गोत्र की संकल्पना किससे जुड़ी हुई है? तो गोत्र की संकल्पना जो जुड़ी हुई है वो कुल और वंश की पहचान से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऋग्वेद में नदियों की माता किसे कहा गया? मैंने शुरू में ही फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो सबसे पवित्र नदी मानी गई थी वो सरस्वती मानी गई थी, जिसको नदीत्मा या देवीत्मा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है? किस धातु का प्रयोग सबसे अधिक हुआ? तो वो हुआ, उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है तो लोहे का प्रयोग हुआ था उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऋग वैदिक देवता इंद्र का प्रमुख कार्य क्या था? तो इंद्र का प्रमुख कार्य क्या था? अग्नि प्रज्वलन, वर्षा और युद्ध, यज्ञ की रक्षा या मृत्यु पर नियंत्रण? तो जो इंद्र देवता थे वो जल के देवता थे, तो जल, वर्षा और युद्ध से इनका संबंध था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 31 है उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किस पर आधारित थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का वो है ऑप्शन नंबर ए यज्ञ की विधियां। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ कि 100 क्वेश्चन है और भी टॉपिक्स मुझे लेकर आने हैं जिन पर मैं आपको 100 क्वेश्चन और दूंगी, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे तो हमारा रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है वीडियो में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है ऋग वैदिक काल में पड़ी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ऑप्शन ए है शत्रु व्यापारी, ऑप्शन बी पुरोहित, ऑप्शन नंबर सी सैनिक, ऑप्शन नंबर डी अनाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए शत्रु व्यापारी जो होते थे उनके लिए पड़ी शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 उत्तर वैदिक काल में किसके प्रभाव से दार्शनिक चिंतन का विकास हुआ? ऑप्शन नंबर ए है उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आड़क्य या वेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 34 है ऋग्वेद में द्रविड़ शब्द का प्रयोग किस अर्थ में है? ऑप्शन ए अनाज, धन, संपत्ति, सोना या भूमि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धन और संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 35 है ऋग्वैदिक समाज में महाजनपदों में कौन सा कुरु पांचाल क्षेत्र नहीं था? कुरु, पांचाल, वश, मगध। तो कुरु पांचाल आ रहा है तो कुरु पांचाल तो था और वश भी था लेकिन मगध नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार की विवाह प्रणाली प्रचलित थी? स्वयंवर, गंधर्व, केवल दहेज, अनिवार्य या जबरन विवाह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयंवर और गंधर्व विवाह जैसे विवाह प्रचलित थे। और इसमें एक चीज आप नोट कर लीजिए कि कितने प्रकार के विवाह थे, तो टोटल 8 प्रकार के विवाह थे। ठीक है, 8 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? तो पहला था आपका ब्रह्म विवाह, ठीक है, एक था आपका देव विवाह, तीसरा था आपका आद्य विवाह, चौथा था आपका प्रजापति विवाह। ठीक है, ये 4 विवाह थे, ये अच्छे थे। अब जो खराब वाले विवाह थे वो थे असुर विवाह, गंधर्व विवाह, ठीक है, इसके अलावा राक्षस विवाह और सबसे लास्ट में पैशाच विवाह। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के विवाह थे, इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है ऋग वैदिक काल में श्रोत सूत्र और ग्रह सूत्र किससे संबंधित है? ठीक है, क्या स्रोत सूत्र और ग्रह सूत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है आपका युद्ध, राजनीति, यज्ञ और गृहस्थ जीवन या कृषि। तो ये है यज्ञ और गृहस्थ जीवन से। तो ग्रह सूत्र है तो गृहस्थ जीवन से है। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद में अग्नि का क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 38 है, तो इसका ऑप्शन है युद्ध देवता, यज्ञ देवता, पशुओं के रक्षक या समुद्र देवता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है यज्ञ देवता। देखो अग्नि जो होती है ना, अग्नि से यज्ञ किया जाता है, तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। जब हम यज्ञ करते हैं तो अग्नि जलाते हैं, तो अग्नि का महत्व यज्ञ देवता से था। उत्तर वैदिक काल में धर्म का मूल आधार क्या बन गया? धर्म का जो मूल आधार था वो क्या बन गया था? बल, यज्ञ, वेद या वर्णाश्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर्णाश्रम। ऋग वैदिक समाज में सबसे बड़ा सामाजिक संगठन कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है कुल, ग्राम, विश्व या जन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जन। सामाजिक संगठन जन के हिसाब से होता था। क्वेश्चन नंबर 41 है उत्तर वैदिक काल में सत्र शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? कृषि पर्व, दीर्घकालीन यज्ञ, युद्ध सभा या व्यापार मेला। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है दीर्घकालीन यज्ञ। तो जो सत्र शब्द का प्रयोग होता था वो दीर्घकालीन यज्ञ के लिए होता था। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है क्वेश्चन नंबर 42 है ऋग्वेद में विश्वामित्र और वरिष्ठ किसके उदाहरण थे? तो ये पुरोहित और ऋषि थे, ये सभी को पता होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है विश्वामित्र और वरिष्ठ का। क्वेश्चन नंबर 43 है उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता का उदय किस रूप में हुआ था? तो इनका जो उदय हुआ था वो सृष्टि के अधिपति के रूप में हुआ था। ऋग्वेद में नदी स्तुति किस मंडल में है? नदी स्तुति किस मंडल में मिलती है? छठे में, 10वें में, दूसरे में या 7वें में? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी की नदी स्तुति 7वें मंडल में मिलती है। मंडल 10, टोटल 10 मंडल थे। ठीक है, तो टोटल 10 मंडल थे और इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर सूक्त पूछे तो कितने थे? सूत्र 1028 थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम व्यवस्था। कितनी आश्रम व्यवस्था? 4 आश्रम व्यवस्था का विकास किस उद्देश्य से हुआ था? समाज संगठन हेतु, युद्ध की तैयारी हेतु, व्यापार विस्तार हेतु या धार्मिक
कर संग्रह हेतु। तो जो हमारा 4 आश्रम शुरू किए गए थे वो समाज के लिए किए गए थे, तो समाज को संगठित करने हेतु, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, ऋग्वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो कुल जो थी वो सबसे छोटी इकाई थी, तो 46 का भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में श्राद्ध संबंधित है, सबको पता होगा पूर्वजों की पूजा के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। ऋग्वेद में वरुण देवता का संबंध किससे है? वरुण देवता का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल और ऋत से। क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तर वैदिक काल में विद्याओं का वर्गीकरण किस ग्रंथ में मिलता है? उपनिषद, वेदांत, आरण्यक या ब्राह्मण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, वेदांत। विद्या व से वेदन और व से विद्या, ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऋग्वैदिक काल में राजा की शक्ति किससे सीमित होती थी? ए सेना, पुरोहित, सी सभा और समिति, डी वर्ण। तो ऋग्वैदिक काल की बात चल रही है, तो ऋग्वैदिक काल में होती थी सभा और समिति से। सभा समिति के बारे में मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। उत्तर वैदिक काल में सामवेद का प्रमुख विषय क्या था? युद्ध, संगीत और गान, कृषि या खोल। देखो 4 वेद थे आपके, टोटल 4 वेद थे। एक था ऋग्वेद, ठीक है, एक था आपका यजुर्वेद, एक था आपका सामवेद और चौथा था अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद था ये पूर्व वैदिक का सभ्यता से था और ये उत्तर वैदिक सभ्यता से। तो यजुर्वेद का जो अर्थ था वो था यज्ञ, अनुष्ठान, इससे था इसका संबंध, ठीक है। और सामवेद का था संगीत से, गान से। और अगर अथर्ववेद की बात किया जाए तो इसका जो संबंध था वो था जादू टोना, या आयुर्वेद की बात की जाए, ठीक है, आयुर्वेद से इसका संबंध था, ठीक है। इस चीज का याद रखिए, आगे से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में घृत का तात्पर्य किससे है? किसका तात्पर्य, घृत का तात्पर्य किससे है? तो घ से घृत, घ से घी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में दृढ़ नीति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? दृढ़ नीति का उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। ऋग्वेदिक लोग किस धातु को श्यामयस कहते थे? तो लोहे को ये क्या कहते थे? श्यामयस कहते थे। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद मुख्यतः किससे जुड़ा है? अभी मैंने आपको बताया जादू टोना, चिकित्सा और लोक जीवन से अथर्ववेद जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु शब्द किसे सूचित करता है? तो सप्त सिंधु ये शब्द यूज करता है 7 नदियों से। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभी को मेरे हिसाब से आता होगा, क्योंकि ये जो ऋग्वेदिक काल था 7 नदियों के प्रदेश में रहते थे, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहते थे। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, उत्तर वैदिक काल में ग्रह सूत्र का संबंध किससे था? तो ग्रह क्या होता है? एक कॉमन सेंस में अगर आप लगा लेंगे ना कि कोई क्वेश्चन नहीं आता तो भी आप कर सकते हैं। ग्रह यानी घर, घर यानी घरेलू संस्कार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, ऋग्वैदिक समाज किस प्रकार था? नगरीय, ग्रामीण, जनजातीय, साम्राज्यवादी या व्यवसायिक? तो ग्रामीण और जनजातीय प्रकार का ऋग्वैदिक समाज था। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 59 है, उत्तर वैदिक काल में सुलभ सूत्र किस शास्त्र का विकास माना जाता है? एक गणित, आयुर्वेद, राजनीति या संगीत? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है गणित यानी ज्यामिति। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से टिपिकल होते हैं ये हाई लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। सुलभ सूत्र का संबंध गणित या ज्यामिति से है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, ऋग्वेद में सूर्य का विश्लेषण किस रूप में मिलता है? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है जगत का रक्षक, पाप नाशक, मृत्यु का दाता या ब्रजधारी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाप का नाशक। सूर्य का विश्लेषण पाप का नाशक के रूप में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की बढ़ती जटिलता से किस वर्ग को शक्ति मिली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ब्राह्मण। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ, फिर मैं बता रही हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी कि वो कैसे मिलेगी। विद आंसर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हैं। चलिए, तो 60 क्वेश्चन है, 62 क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक काल में उषा किसकी देवी मानी जाती है? उषा जो मानी जाती है वो सुबह की देवी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तर वैदिक काल में विद्या को कितने वेदांग में विभाजित किया गया है? तो विद्या को कितने वेदांग में विभाजित किया गया? 6 वेदांग में विद्या को विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, ऋग्वैदिक लोग किस प्रकार के निवास में रहते थे? ईंट पत्थर के मकान में, कच्चे झोपड़ियों में, कच्चे घर और झोपड़ियों में, गुफाओं में या ऊंचे किलों में? तो जो ऋग्वैदिक लोग थे वो ग्रामीण सभ्यता थी, और ग्रामीण सभ्यता के लोग किस में रहते थे?
कच्चे घर और झोपड़ियों में ये लोग रहते थे। कहीं कहीं पर ना इसमें मैं बता सकता हूँ आपको कि कहीं कहीं पे गुफाएं भी करेक्ट आंसर हो जाता है, लेकिन जो ज्यादातर जो एक्यूरेट आंसर है वो कच्चे घर और झोपड़ियों को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, उत्तर वैदिक काल में सत्य और असत्य का गहन चिंतन किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर वैदिक काल में सत्य और असत्य पर गहन चिंतन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी उपनिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, ऋग वैदिक समाज में विश्व का संबंध किससे था? तो विश्व का संबंध किससे था ऋग वैदिक समाज में? ऑप्शन नंबर बी ग्राम। जो ग्राम होते थे उनको विश्व बोलते थे, ठीक है, विश्व का संबंध था उनसे। क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तर वैदिक काल में कठोपनिषद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किस विषय से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आत्मा और मृत्यु का रहस्य। ऋग्वेद में सोम का उल्लेख किस रूप में होता है? सोम का उल्लेख देवता एवं पेय के रूप में, यानी एक पेय पदार्थ है जिसको सोम बोलते, तो साथ ही सोम का उल्लेख एक देवता के रूप में भी किया गया। 69 क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का पहला आश्रम कौन सा था? तो पहला आश्रम पूछा है, कितने आश्रम थे? टोटल 4 आश्रम थे, जिसमें से जो पहला आश्रम था वो ब्रह्मचर्य आश्रम था। उसके बाद गृहस्थ था, फिर वानप्रस्थ था, फिर संन्यास था, ठीक है। तो वो क्रम भी लगाने को आ जाता है, तो क्रम में पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, ऋग्वेद लोग पशुपालन किस पशु को सबसे ज्यादा मानते थे? तो ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़े टाइम पहले, गाय इनकी सबसे जो पवित्र पशु थी वो थी, और गाय को ये ना मारे जाने योग्य बोलते थे, जिसको बोलते थे अघन्या। क्वेश्चन नंबर 71 है, उत्तर वैदिक काल में धर्म सूत्र मुख्यतः किससे संबंधित था? तो धर्म सूत्र आपका सामाजिक और धार्मिक नियम से संबंधित था। ऋग्वेद में अहि या व्रत किसका प्रतीक थे? तो इसमें ये जल का राक्षस, जल का राक्षस को अहि या व्रत बोलते थे। जल के देवता कौन थे? मैं आपको बता चुकी हूँ, जल के देवता कौन थे, इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं, आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको पता होगा, तो जल्दी भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 है, उत्तर वैदिक काल में मिताक्षरा और दया भाग किस विषय से जुड़े हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है उत्तराधिकारी और संपत्ति से। क्वेश्चन नंबर 74 है, ऋग्वैदिक लोग युद्ध में किस हथियार का प्रयोग अधिक करते थे? तो किसका करते थे सबसे अधिक प्रयोग? धनुष, बाण और भाले का प्रयोग सबसे अधिक करते थे ऋग्वैदिक लोग। उत्तर वैदिक काल में पितृमेघ का संबंध किससे था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वजों की आत्मा। देखिए मैंने आपको बताया था कि आप जब भी क्वेश्चन करें तो ध्यान रखेंगे कि उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं या ऋग्वैदिक की, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में चीजें कुछ और थी, तो उत्तर वैदिक काल में आते आते कई चीजें क्या हुई, चेंज हो गई, ठीक है। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में ध्यान से करना है। ऋग्वैदिक देवताओं में अग्नि को किस उपाधि से पुकारा जाता था? ऋग्वैदिक काल में अग्नि को किस उपाधि से पुकारा जाता था? गृहपति के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है आपको, उत्तर वैदिक काल में गृहस्थ आश्रम का मुख्य कार्य क्या था? तो गृहस्थ आश्रम का जो मुख्य कार्य था वो थे संतान उत्पत्ति और यज्ञ पालन। क्वेश्चन नंबर 78 है, ऋग्वेद में मारुत किससे संबंधित देवता थे? मारुत, मारुत कौन, अच्छा मारुत कौन होते हैं? हम जल्दी आपको पता होगा, मारुत जो होते हैं वो हनुमान जी को बोलते हैं ना, हनुमान जी का नाम है मारुति। हनुमान जी क्या करते थे? हवा में उड़ के जाते थे, हवा में उड़ते थे, ठीक है। तो इसी तरह से आप याद कर लो, वर्षा और वायु, वायु से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। 79 उत्तर वैदिक काल में शक दर्शन की परंपरा किस काल से संबंधित थी? इसका उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, उत्तर वैदिक ही आएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि किस काल में शक दर्शन की परंपरा विकसित हुई? तो किस काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 80 है, ऋग वैदिक समाज में पति शब्द का क्या अर्थ है? तो पति शब्द का अर्थ बिल्कुल भी स्वामी आप मत लगाया ना, ठीक है। स्वामी बोलते हैं पति को, हमें पता है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुल का प्रमुख होता था जिसको हम पति बोलते थे, ठीक है। तो स्वामी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, बच्चे स्वामी लगा के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, ऋग्वैदिक काल में आत्मा ब्रह्मा के समान है, यह विचार किस उपनिषद में मिलता है? तो ये विचार मिलता है आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 82 है, ऋग्वेद में सप्त ऋषि का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो 7 नदियां होती हैं, सप्त नदी, ठीक है, सप्त नदियां, लेकिन सप्त ऋषि का उल्लेख जो मिलता है
वो है आपका सात ऋषि, ठीक है। सॉरी। उत्तर वैदिक काल में शब्द रुद्र स्रोत किस देवता को समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा आपका रुद्र शिव, ठीक है। रुद्रीय, रुद्रीय यानी रुद्र, रुद्र किसको बोलते हैं? शिव को बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका ऋग्वैदिक समाज में अन्न को क्या कहा जाता था? तो अन्न को कहा जाता था प्राण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, सॉरी इसका इसका थोड़ा सा गलत हो गया आंसर, प्राण नहीं होगा इसका, इसका होगा अन्न को बोला जाता था 84 का, नहीं प्राण ही है, सॉरी सॉरी फॉर द मिस्टेक, इसका आंसर प्राण ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है उत्तर वैदिक काल में विप्र शब्द किस वर्ग के लिए प्रयुक्त होता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा पुरोहित। अब मैं आपको बता दूं 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन बचे हैं। मैं आपको बता देती हूँ पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको लिखना होगा कमेंट में नीड पीडीएफ और एरो लगा के आपकी जो भी मेल आईडी है, ईमेल आईडी है, वो आपको मेंशन करनी होगी। इस पे हम आपको आप प्रोवाइड करा देंगे क्या? पीडीएफ, ठीक है। नीट पीडीएफ नहीं लिखना, एनपी भी लिख सकते हो आप और अपनी मेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपको ये लिखना होगा, तभी आपको इसकी मिलेगी। और आप साथ में ये भी बता देना कि जो नेक्स्ट टॉपिक पे आपको चाहिए ना, टॉप 100 एमसीक्यूज, वो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है, किस टॉपिक पे चाहिए, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हर एक बच्चे की विश पूरी की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया तो आपका टॉपिक नहीं मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए अभी हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, ऋग्वेद में दिवोदास किसके रूप में वर्णित है? तो दिवोदास किसके रूप में वर्णित है? ऑप्शन नंबर बी राजा, राजा के रूप में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों में कौन सा अवंती क्षेत्र में था? तो अवंती क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता था? अवंती क्षेत्र में अशस्त आता था या अयस्क इसको बोलते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, ऋग्वेद में अप्सरा, अप्सरा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो अप्सरा कौन होते हैं? आपको पता है अप्सरा स्त्रियों को बोला जाता था, जो स्त्रियां होती थी, जैसे अब तो बोलते हैं ना कि स्वर्ग की अप्सरा, ठीक है, तो स्त्रियों से ही संबंधित होगा। तो स्त्रियां तो सब ऑप्शन में दे रखी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल निवासिनी दिव्य स्त्रियां, ठीक है। अब अप्सरा को युद्ध में लड़ने तो जाएंगी नहीं ना, व्यापार करेंगी ना, खेती करेंगे, तो ऑब्वियस है, इसमें कॉमन सेंस भी थोड़ा सा लगा के आप आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तर वैदिक काल में स्मृति ग्रंथों का क्या महत्व है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आचार धर्म नीति का विधान। क्वेश्चन नंबर 90 है, ऋग्वेदिक लोग वर्षा के लिए किस देवता की पूजा करते थे? तो ऋग्वेदिक लोग जो थे वो वर्षा के लिए इंद्र की पूजा करते थे। ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है इसी सीरीज में, मैं आपको बता चुकी हूँ, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में आरण्यक के ग्रंथों का उद्देश्य किसके लिए था? क्वेश्चन नंबर 91 है, तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनवासियों तपस्वियों के लिए आरण्यक शब्दों का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, ऋग्वेद में नासत्य किसके देवता माने गए हैं? तो अश्विनी कुमार के देवताओं को नासत्य बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तर वैदिक काल में धर्मशास्त्र किस भाषा में रचित हुए? तो धर्मशास्त्र संस्कृत भाषा में रचित हुई। जब भी उत्तर वैदिक काल की या ऋग्वैदिक काल की बात आती है तो इनकी जो मेन जो भाषा थी वो संस्कृत थी। तो संस्कृत ही, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता ऑप्शन में संस्कृत है, भाषा पे कुछ पूछा गया उत्तर वैदिक काल से, तो आप संस्कृत पे ही टिक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, ऋग्वैदिक सभा और समिति में क्या अंतर था? ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो मैं इसका जो सभा थी वो वृद्धजनों की थी, समिति जनता की सभा थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तर वैदिक काल में शंकराचार्य किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो शंकराचार्य जी जो थे उन्होंने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो दर्शन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो दर्शनों को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसका अद्वैत वेदांत, योग दर्शन के कौन थे? न्याय के कौन थे? सांख्य के कौन थे? योग के थे पतंजलि, है ना, और न्याय के थे गौतम बुद्ध, और सांख्य के कौन थे? कमेंट करके बता दो मुझे, अगर तैयारी कर रखी है तो कमेंट करके जल्दी से बता दो सांख्य के जो प्रतिपादन थे वो कौन थे, और अद्वैत वेदांत के कौन थे? शंकराचार्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, ऋग्वेद में ग्रस्म और कर्ण किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषि से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 97 है, उत्तर वैदिक काल में ऋण को कितने प्रकार का माना गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऋण थे जो वो 3 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के ऋण थे। ऋग्वैदिक लोग किस देवता को पुरंदर कहते थे? ऋग्वैदिक लोग किस देवता को कहते थे पुरंदर? इंद्र को पुरंदर कहते थे। मैंने ये तो आपको बता दिया था कि इंद्र जो थे वो जल के देवता थे, वर्षा के देवता थे, लेकिन इनको साथ में क्या कहा गया था? उनको साथ में पुरंदर भी इनको कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 99 है, उत्तर वैदिक काल में मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ, ये तो रह गया दर्शनों में, ठीक है। तो इसका था यज्ञ कर्म की प्रधानता स्थापित करना। और जो मीमांसा दर्शन है वो किसने दिया था? आप मुझे इसका आंसर बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। मीमांसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, दर्शन आपके इंपॉर्टेंट है, दर्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 100 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वकर्मा को किस रूप में वर्णित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ब्राह्मण के रचयिता के रूप में इसको। तो इस तरह से हमने अपने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए। तो चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ कि मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे। तो वो थे महर्षि जैमिनी। कौन थे? महर्षि जैमिनी। कौन थे इसके प्रतिपादक थे, ठीक है। इस तरह से हमने अपने 100 क्वेश्चन की पूरी सीरीज कंप्लीट कर लिया और आई होप यहाँ से आगे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी में से आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो इस सीरीज को एक बार देखो, 2 बार देखो, लेकिन अपनी जो आपकी जो तैयारी है उसको आपको क्या करना है? पक्की करना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे अगला जो टॉपिक आए ना, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता और उससे अगला टॉपिक महाजनपद है। तो इस तरह से टॉपिक वाइज हम सब कुछ कवर करते हुए चल रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो जाएगी। लेकिन लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।